नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल आर्य स्वागत करती हूँ आपका जीनी स्टडी क्लासेस में। इस बार आज हम करेंगे साउंड यानी ध्वनि का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पार्ट बचा है, ये आज जो साउंड चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट अपनी क्लास की तरफ चलते हैं हम। तो अपना चैप्टर है साउंड, जिसका ये पार्ट सेकेंड है। ओके, हम इसमें सबसे फर्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे वन बाय वन हम टॉपिक लेंगे। साउंड्स की जो सोनिक बूम क्या है, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, इको क्या होता है, ये सब सबसे पहले हम देखेंगे। फटाफट से देख लेते हैं कि सोनिक बूम, ये सारा का सारा हमने एनसीईआरटी के हिसाब से लिया। हम वो पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी के हिसाब से करें। नोट्स कुछ लंबे हो सकते हैं, पर मैं जो आपको एक्सप्लेन करूंगी वो पॉइंट पॉइंट बताऊंगी कि किस किस चीज़ को आपको देखना है। चलिए, जब कोई वस्तु वायु में ध्वनि की चाल से अधिक वेग से चलती है, यानी जैसे ध्वनि की स्पीड क्या होती है 330 मैंने आपको बताई थी। हाँ, एक बात याद रखना कि ध्वनि की स्पीड जैसे 0 डिग्री पे तो क्या होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट 22 डिग्री अगर सेल्सियस लें तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 344 मीटर पर सेकेंड। वैसे कोई पूछ नहीं रहा आपसे, एक आइडिया होना चाहिए आपको, ऐसा कहीं पूछा नहीं जा रहा है। आप कहीं सोचेंगे कहीं 330 लिखा हुआ रहा है, कहीं 344 लिखा हुआ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं हो। अप्रॉक्स 330 340 मतलब आसपास के ही है वैसे भी ये, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं 330 आए या 344 आए। अगर एग्जैक्टली एग्जाम में पूछा गया है तो ये दोनों नहीं मिलेंगे आपको ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। मोस्टली 344 चलता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 330 भी कहीं कहीं आता है। ओके, चलिए हम चलते हैं। तो अगर कोई वस्तु वायु में ध्वनि के वेग से भी चलती है, यानी ध्वनि का वेग कितना 344 या 330 जो भी माने, उसके वेग से स्पीड से, लाइक अगर कोई चल रही है 450 पे या 550 पे चल रही है, तो वो ध्वनि के वेग से ज्यादा चल रही है मीटर पर सेकंड में, यानी एक सेकंड में वो 400 किलोमीटर जा रही मीटर जा रही है, एक सेकंड में वो 500 मीटर जा रही है, तो ध्वनि के वेग से ज्यादा है। वो जब इस वेग से गुजरेगी तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगी उसी को हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम कहते हैं। तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको ध्वनि बूम, जैसे बुलेट है, गोली है, वो फर्शन एकदम आवाज आती है ना। जेट वायुयान जो जाता है उसकी आवाज आती है जोर से। ये जो ध्वनि बूम उत्पन्न कैसे होता है, ध्वनि बूम उत्पन्न होता है जब कोई ध्वनि, एक मिनट इसको सेट कर देते, एक सेकेंड। जब कोई ध्वनि उत्पादक स्रोत है, यानी जैसे कोई जो ऑब्जेक्ट है जो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, वो ध्वनि की जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, उसके अधिक वेग से जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन ये क्या उत्पन्न करता है, ये वायु में शॉक वेव्स, यानी इसका जो प्रेशर होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह प्रेशर चेंज करता जाता है। ये स्पीड से जाएगा तो प्रेशर चेंज करेगा हवा में, तो क्या बनाएगा पीछे, शॉक वेव्स यानी प्रघाती तरंगे बनाता है। ये प्रघाती तरंगे बहुत अधिक ऊर्जा की होती है और इससे खिड़की दरवाजे भी टूट सकते हैं, इतनी ज़्यादा इसकी ऊर्जा होती है। तो ये प्रघाती तरंगे बनाता है। उसी जिन तरंगों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसके कारण क्या होता है, बहुत हाई ध्वनि यानी साउंड प्रोड्यूस होता है, बहुत तेज ध्वनि सुनाई देती है हमको। डन। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना ध्वनि का परावर्तन। ये मैंने लिखा बहुत अच्छे से है, जैसे आपको पढ़ते समझ में आ जाएगा, बट मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते जाऊंगी कि इंपॉर्टेंट क्या है। सोनिक बूम है, ध्वनि की स्पीड से जो तेज चलेगा जो ऑब्जेक्ट या जो भी वस्तु, वो ध्वनि की स्पीड से तेज चलेगी तो जो साउंड प्रोड्यूस करेगी उसको सोनिक बूम कहते हैं। वो क्यों प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जब वो वस्तु जाएगी तो प्रघाती तरंगे उत्पन्न करती है, यानी शॉक वेव्स, बहुत अधिक दाब की। जो वो तरंगे अधिक ऊर्जा की होती, इसके कारण हमको बहुत तेज ध्वनि सुनाई देती है, और इतनी ज्यादा ऊर्जा की होती है कि कांच और शीशे भी टूट सकता है जब ध्वनि सुनाई देती है, तो इसीलिए इसको सोनिक बूम कहते हैं। डन। नेक्स्ट है ध्वनि का परावर्तन, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। एक्चुअली रिफ्लेक्शन क्या है ये देखिए, जैसे कोई सतह है, ठीक है, यहाँ से ये किरण यहाँ आ रही है, आई, और यहाँ से किरण यहाँ से टकरा के ये किरण वापस इधर मुड़ गई, ये क्या है, परावर्तन। किसी भी चीज से टकरा के वापस मुड़ जाना, ये क्या होता है, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। हम कहते हैं ना रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट पड़ रहा है मतलब वहां से जाके वापस हमारे पास आ रहा है। कांच से रिफ्लेक्ट पड़ता है ना, क्या कांच पे कोई आप लाइट देते हैं, वापस आपकी तरफ आ जाती है, आप दूसरी साइड खड़े हो तो कहते हो रिफ्लेक्ट आ रहा है लाइट का, यही कहा जाता है, यही रिफ्लेक्शन है। इसमें क्या होता है, ये देखो, अब जैसे ये जो मैंने रे बनाई, ये क्या है, आपतित, इसको क्या कहते हैं अपन, इंसिडेंट रे, और ये जो है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, यानी परावर्तित किरण। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। अब देखो इस सतह पे ये जो किरण है, ये जहां आपतित हो रही है, जो बीच में एंगल बन रहा है सतह के और किरण के बीच में, इस एंगल को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इसलिए इसको एंगल को कहते हैं आई। और ये वापस यहाँ से जाती है ना, तो इसके ये भी सतह से जो एंगल बना रही है, ये
यहाँ पे इसको कहते हैं हम आर रिफ्लेक्टिंग रे। तो इसलिए एक्चुअली क्या होता है, जितना इसका आपतित किरण का कोण बनाता है ना, उतना ही रिफ्लेक्टिंग कोण बनता है। यानी ये जो आपतित किरण की जिस एंगल पे यहाँ सतह पे आपतित होती है, उसी एंगल से ये क्या होती है, परावर्तित होती है। जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी वापस। इसलिए इसका एक लॉ होता है परावर्तन का कि I = R होता है। और अगर इसके बीच में हम यहाँ से एक अभिलंब खींचे, एक यहाँ से एक लंब खींच दे, तो हम ये कहते हैं कि ये लंब, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, यानी ये नॉर्मल कहते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग रे, तीनों एक ही तल में है। ये एक ही तल में है। ये इसके दो लो होते हैं। तो ध्वनि और लाइट जो दोनों रेज होती हैं, साउंड रेज और लाइट रेज, या ध्वनि किरण तरंग और ये लाइट क्या कहते हैं इसको, प्रकाश तरंगे, दोनों में ये अप्लाई होता है। क्या है, फर्स्ट तो है कि आपतित कोण, ये जो है ये आपतित कोण है। ये आई क्या है, आपतित कोण है। आर क्या, परावर्तित कोण है। आपतित क्यों कहते हैं आई इसको, क्योंकि इंग्लिश में हम कहते हैं इसको इंसिडेंट रे, और ये जो परावर्तित है वो रिफ्लेक्टिंग रे है। तो I = क्या होता है, आर होता है। डन, आगे चलते हैं। हमने ये देख लिए और सेम है इसमें, हमने नेक्स्ट स्लाइड में यही दिया हुआ है कि ये जो परावर्तित, आप समझ के परावर्तन क्या होता है, जब कोई सरफेस है, जैसे इस सरफेस पे कोई किरण गिरी, अब ये जो गिरी, तो ये जो एंगल बना इसके और इसके बीच में, उसी एंगल से वापस ये रिफ्लेक्ट होगी। अब इसके और इसके बीच में जो एंगल है वो उतना ही सेम टू सेम होता है, ये रिफ्लेक्ट होती है। किसी चीज से टकरा कर, कुल मिला के टकरा कर वापस उसका मुड़ जाना उसी साइड में, वो क्या होता है, परावर्तन होता है। अब मैंने आपको दोनों लो बता दिए, वही इसमें लिखे हुए। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रतिध्वनि यानी इको। इको क्या होता है, ये देखिए। इको क्या होता है कि जब रिफ्लेक्टेड साउंड है, हमको एक शॉर्ट डिले से सुनाई देता है। मेरी बात सुनिए, आपने देखा होगा कई पहाड़ों में वगैरह में आप जाते हैं, तो वहां पे जब आप बोलते हैं तो आपको आपकी आवाज वापस सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं और जो आवाज आ रही है उसके बीच में 0.1 सेकंड का गैप होता है। आप यहाँ पे बोलिए अपना नाम, जैसे मैं बोल रही हूँ सोनल, मुझे नहीं सुनाई दे रहा ना अपना, वापस अपना एक ही आवाज सुनाई दे रहा है। रिफ्लेक्ट तो यहाँ से भी हो ही रही है, हाथ से भी अपनी जो ध्वनि तरंग हो ही रही है, बट उसके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है, जिससे कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड क्रिएट होता है। टाइम पीरियड क्रिएट होने से कारण क्या होता है, वो हमको इको में सुनाई देती है, यानी वापस सुनाई देती है। क्यों होता है ये भी समझिए। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन की सुनने की जो संवेदना है, जो हमारा सेंस है, वो 0.1 सेकंड तक रहता है। यानी हमने जो नाम बोला सोनल, ये हमने सुना, और वापस जो नाम आया उसके बीच में 0.1 सेकंड का गैप रहता है। तो क्या होता है, जैसे ये पहाड़ है, बहुत दूर हम खड़े हैं, वो पहाड़ है, तो ये जब ध्वनि जाती है और वापस आती है, इसके बीच में 0.1 सेकंड का गैप रहता है, इसीलिए वो हमको इको में सुनाई देती है। ये पास में नहीं सुनाई दे रहा ना, क्योंकि हम बोलती तुरंत आ जा रही है, ये गैप कम है। जितना ये गैप ज़्यादा होगा, मिनिमम 17.2 मीटर का गैप चाहिए। अब ये क्यों चाहिए, क्या हम समझते हैं कि देखिए, मिनिमम गैप है वो कितना होता है, 0.1 सेकंड का, और 17.2 मीटर का जो होता है वो डिस्टेंस जरूरी होता है इसमें। वापस अच्छे से इसको हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो, ये जो परावर्तित ध्वनि, परावर्तित का मतलब क्या है, किसी चीज से टकरा के वापस आना, किसी चीज से टकरा के आना। धन परावर्तन आप समझ गए, मैंने आपको बताया कि किसी भी सरफेस से टकरा के वापस मुड़ जाना, वो परावर्तन होता है। तो ध्वनि की तरंगे भी क्या होगी, किसी सरफेस से, सॉलिड सरफेस से टकराएगी, हार्ड सरफेस से, और टकरा के वापस आएगी तो वो 0.1 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इको। याद रखना, इको का मतलब एक्चुअली होता है थोड़ा सा स्मॉल सा गैप के बाद आपको आपकी आवाज सुनाई देती है। और जैसे हम ये बोल रहे हैं, अब इसमें गैप नहीं है ना, तो तो हमारे पास रही है, पर इसमें गैप नहीं होने से हमारा ब्रेन इसको अलग अलग नहीं कर पा रहा। हम जो बोल रहे हैं और जो वापस आके हमारे कानों में जा रही है, वो हमको सेम सुनाई दे रहा है, क्योंकि इसके बीच में गैप नहीं है, कुछ मीटर का डिस्टेंस नहीं है। तो वो 0.1 सेकंड का गैप हमारे दिमाग में होना जरूरी है उसकी, ताकि दो वॉइस को हम क्लियर कर सकें। डन, ओके। अब प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17.2 मीटर की दूरी होना क्यों जरूरी है, वो हम देखते हैं। देखिए, हमने तो कहा था कि स्पीड जो होती है, तो देखिए स्पीड ऑफ साउंड कितना है यार, 344। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री पर 330 होता है और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम 344 मानते हैं। तो फिर नॉर्मल टेम्परेचर यही होता है, यहाँ पे हम 344 ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर एक फॉर्मूला है जो हमने सबने रट रखा, आई थिंक, दूरी
बटा समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर अपन को टाइम डिस्टेंस चाहिए कि कितना होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्पीड और इसको टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर क्या है, चाल इंटू समय। ये दूरी यहाँ पर कितनी है, जो लाइट की स्पीड होती है वो 344 है, और हमको मिनिमम कितना टाइम गैप चाहिए होता है, इको के लिए 0.1 का टाइम डिले चाहिए होता है, तो 0.1 सेकेंड, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 34.4 मीटर टू एंड फ्रॉम। मतलब क्या है कि अब जैसे ये पहाड़ है आपके सामने, ठीक है, ये समझ लिया पहाड़ है, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आपने अगर कुछ आवाज दी तो वो यहाँ तक जाएगी और वापस आप तक आएगी, यानी ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, आवाज ने कितना किया, पहले वो गई फिर वापस आई, तो उसने 34.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया जाकर आने में। पर हमको तो सिर्फ इसका डिस्टेंस चाहिए होता है, जाकर आने वाला डबल डिस्टेंस हो गया ना, हमको तो इसका यहाँ तक चाहिए, यानी हम इसको क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सोर्स, यानी जो सोर्स यानी वो जो आवाज दे रहा है, रिफ्लेक्टिंग सोर्स यानी जैसे पहाड़ वगैरह, जो कोई भी हम जिसके सामने बोल रहे हो, जिससे टकरा कर वापस आवाज आ रही है वो, तो हमने क्या किया यहाँ पर 34.4, जाकर आने में जो टाइम लग रहा था, तो सिर्फ जाने में वही उसका डिस्टेंस हुआ, एक तरह से सिर्फ जाने में जो समय लग रहा है वही डिस्टेंस है पहाड़ तक का, वो अपॉन 2 किया, तो उसमें हमको 17.2 मीटर मिला। यानी मिनिमम इको करने के लिए, साउंड का इको करने के लिए डिस्टेंस होना चाहिए हमारा किसी ऑब्जेक्ट से, हार्ड ऑब्जेक्ट से, वो 17.2 मीटर का होना चाहिए। 17.2 मीटर का डिस्टेंस होगा तो 0.1 सेकंड का गैप रहेगा, डिले रहेगा, उससे हमको इको सुनाई देगा, ठीक है, इको साउंड सुनाई देगा। तो अब यही इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ इतना सा कि रिफ्लेक्टिंग प्रतिध्वनि सुनने के लिए, रिफ्लेक्टिंग वॉइस सुनने के लिए हमको रिफ्लेक्टिंग सोर्स और जो प्रतिध्वनि सुन रहा है श्रोता, उसके बीच में मिनिमम जो दूरी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर, कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डिले जो होता है वो 0.1 सेकंड का होता है, और जो दूरी होती है मिनिमम, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, मिनिमम ये होना चाहिए, ठीक है। और सेम ये जो 0.1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है आगे भी, ठीक है, जैसे 0.2 हो सकता है, 3 सेकंड हो सकता है, 4 सेकंड हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने दी है आपको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसका थर्ड जो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने क्या देखा था, सोनिक बूम, फिर हमने रिफ्लेक्शन देखा, फिर हमने क्या देखा, इको साउंड, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, रिवर्बरेशन। देखो वर्बली बोलना मानते हैं ना अपन, उसको रिवर्बरेशन, यानी बार बार हम कोई चीज हो रही है, हिंदी में इसको कहते हैं अनुरणन, यानी कोई चीज का बार बार परावर्तित होकर आना। ये देखिए क्या है इसका डेफिनेशन, किसी बड़े हॉल में अगर ध्वनि का बार बार परावर्तन होकर देर तक सुनाई देता है, उसको अनुरणन कहते हैं, यानी उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। रिवर्बरेशन, अनुरणन, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं जोर जोर से अगर बोलती जाऊंगी तो वो चारों तरफ की दीवारों से मेरी आवाज बार बार टकरा कर इस रूम में बार बार गूंजेगी। जैसे खाली रूम होता है तो बहुत अच्छे से सुनाई देती है, वहां पे कोई एब्जॉर्ब करने वाली चीज नहीं होती कि साउंड की रेस को एब्जॉर्ब कर ले, खाली होता है तो टकरा के इधर उधर से आती है खाली कमरे में, यही रिवर्बरेशन है। इसकी प्रॉब्लम ये है कि जब बहुत ज्यादा हमको परावर्तन से जो ध्वनि सुनाई देती है वो ध्वनि को अस्पष्ट और अवांछनीय बना देता है। जैसे आप खाली कमरे में जोर जोर से बोलोगे तो वही रिपीट होती रहती है, आवाज एक वापस सुनाई देती रहती है, तो उससे जो बोल रहे हैं वो क्लियरली सुनाई नहीं देता है। इसके लिए क्या होता है, जैसे कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है, कहीं पे बड़े बड़े ये सभागृह यानी ऑडिटोरियम से, सिनेमा हॉल है, इनमें क्या करते हैं, ये ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाते हैं। कौन से मटेरियल लगाते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग, जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। एक भरा हुआ कमरा होता है, उसमें खूब सारी चीजें होती है ना, वो साउंड एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इतनी आवाज कौन, इतनी सुनाई बार बार सुनाई नहीं देती हमको, जितनी कि खाली कमरे में सुनाई देगी। बोलते जाओ, जो एक लाइन को रिपीट करते जाओ तो बार बार हमको सुनाई देती है। वो क्या है, बहुल परावर्तक एक तरह से, यानी मेनी टाइम रिफ्लेक्टमेंट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, ठीक है। इसको रिवर्बरेशन से मतलब इसको कम करने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगाए जाते हैं, जिनमें क्या क्या चीजें, संपीड़ित फाइबर बोर्ड है, खुरदरा प्लास्टर हो सकता है, पर्दे हो सकते हैं, मुलायम शीटें हो सकती है। जैसे सिनेमा हॉल की आपने छतें देखी होगी, थोड़ी अलग होती है, उसमें शीट्स लगी होती है ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले और वापस बार बार रिफ्लेक्ट होकर बार बार नहीं सुनाई दे, परफेक्टली सुनाई दे हमको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये सिंपल चीज थी। अब देखिए ध्वनि की, इसके जो ये बहुल परावर्तक हमने पढ़ा ना, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जब बार बार हमको ध्वनि सुनाई दे रही, उसके कुछ यूजेस भी है। यूजेस क्या है, आपने देखा होगा कि मेगाफोन है, लाउड स्पीकर है, हॉर्न है, शहनाई, कैसे होता है ये डायग्राम देखिए आप। इस डायग्राम में क्या है, ये मेगाफोन लगा हुआ है,
कैसे बना हुआ ये, इस शेप का, शंक्वाकार है ना, कोन शेप में बना है। कोन शेप में बनने से क्या होता है कि ये जो बोलेगा यहाँ से आवाज, ये हमने इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क ऐसे लिया, शंक्वाकार में हमने बोला, कभी यहाँ से इधर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर, यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी वो। अब मैं यहाँ बोल रही हूँ सिंपली तो चारों तरफ जा रही है मेरी ध्वनि, क्योंकि आगे से सिंपली जहां जहां फैल रही है। पर अगर एक मैं कॉनिकल चीज ले लूँ, ऐसे शंक्वाकार ले लूँ, तो वो मेरी ध्वनि वहां टकरा कर जो गोलाई का भाग है उसको डायरेक्शन दे देगा कि उसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। तो ये क्या करता है, ये ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलने के बजाय एक विशेष दिशा में उसको कंसंट्रेट, उसको फोकस कर देता है कि इसी दिशा में वो ध्वनि जानी चाहिए। तभी तो जब जोर जोर से हमको कुछ बोलना होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इधर बोलना है, इधर बोलना, उधर बोलना, तो हम वो मेगाफोन लेके बोलते हैं, आवाज करते हैं। वैसे ही शहनाई है, वैसे ही हॉर्न है, ऐसे काम करता है। सेकंड क्या है, सेकंड है, देखो ये थर्ड है, सेकंड उसमें नीचे नहीं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या आपने देखा होगा, एक चिकित्सकीय यंत्र, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो जो कान में लगाते हैं डॉक्टर, आपने देखा होगा, गले में पहन के रखते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। अब हिंदी में भी स्टेथोस्कोप ही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, प्रॉपर हिंदी वर्ड नहीं है इसका, स्टेथोस्कोप ही बुक में लिखा हुआ एनसीईआरटी के। तो स्टेथोस्कोप होता है जिसको कान में डालते डॉक्टर, उसके आगे का एक साउंड होता है उसको सुनाई देता है। अब वो जब हार्ट पे लगाया जाता है तो जो बार बार ध्वनि करता है, तो उसमें जो गोल गोल आगे लगाया जाता है वो वहां से टकरा टकरा कर ध्वनि पर्टिकुलर हमारे कान तक उस पाइप के थ्रू आती है। ये इसमें भी ये भी क्या यूज हो रहा है, बहुल परावर्तक का, यानी जो नली में जहां जहां से ध्वनि इधर से टकराई, उधर से टकराई, उधर से टकराई, टकराते, जैसे ये पाइप है यहाँ पे, ये यहाँ लगाया हुआ कान में, इस पाइप में यहाँ से इधर से जिग टकरा टकरा के कान में पहुंची, बहुल परावर्तक हो रहा है, इसका यूज हो रहा है। इसको हमको क्या कहते हैं, सुनाई परफेक्टली सुनाई देती है। ऐसे ही हम सुनेंगे तो इतनी धीरे साउंड होती है कि सुनाई नहीं देती है। इसके क्या प्रॉब्लम है कि अगर ये ध्वनि बहुत तेज होती है बहुल परावर्तक में तो प्रॉब्लम कर देती है, बट बहुत माइनर छोटी छोटी चीजों धीरे धीरे बोलने की आवाज को तेज करना हो तो ये यूजफुल है यहाँ पर। जैसे हार्ट की धीरे कम होती है, साउंड स्लो होती है, उसको सुनने के लिए यूजफुल है। हम जो बोल रहे हैं नॉर्मली और हमको बहुत बड़ी जगह में किसी को सुनाना तो उसके लिए भी यूजफुल है। बट अगर कॉन्सर्ट हॉल में या सिनेमा हॉल में तो वो उसको हमको अवशोषक पदार्थ लगाने पड़ते हैं, तो उसका दोनों तरफ का फिलहाल हम इसका यूज पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब थर्ड है, जैसे कॉन्सर्ट हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, सिनेमा हॉल है। अब आपने देखा होगा कि इसमें भी रिफ्लेक्ट होकर साउंड आता है, तो इसके लिए ये क्या करते हैं यहाँ पर, इसके लिए ये यहाँ छतें वक्राकार बनाते हैं, एब्जॉर्बर भी लगाते हैं प्लस वक्राकार भी बनाते हैं। क्या कि ताकि वक्राकार छत्र क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से जैसे परावर्त यहाँ गई, यहाँ से ये गई, पर अलग अलग एंगल पे, एक ही एंगल पे होगी तो वो उसी एंगल पे जाएगी, अगर वो वक्राकार होगी तो वो अलग अलग एंगल में जाएगी, ताकि क्या वो ध्वनि है जो पूरे हॉल में सुनाई दे सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आई हुई है, वक्राकार छतें उसकी बनाई जाती है परावर्तन हॉल में सभी भागों में पहुंच सके ध्वनि, इसके लिए वक्राकार छतें बनाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आया हुआ कहीं पे, मैं बताऊंगी आपको PYQ जब करवाऊंगी तब। नेक्स्ट है हियरिंग रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो थे वो एक एक लाइन के आते हैं, नॉर्मली हमको समझने की जरूरत होती है, बट ये अब इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन अच्छे उठते हैं। हमारी जो हियरिंग रेंज है यानी श्रवण सीमा, जो सुनने की सीमा है, जिस रेंज को हम सुन सकते हैं उसको हियरिंग रेंज कहते हैं, यानी वो श्रव्य ध्वनि, ये ऑडिबल रेंज, इसको हम सुन सकते हैं। कितना है ये, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इस 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं, किलो हर्ट्ज, 3 जीरो है, 3 जीरो हटा देते हैं तो ये किलो हर्ट्ज बन जाता है। ठीक है, तो हमारी श्रव्य ध्वनि है जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज है जो हमारी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब इससे कम की जो ध्वनि है उसको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासोनिक, यानी अवश्रव्य ध्वनि, यानी वो उससे कम की है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम है यहाँ पे। इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, अबव 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज, दोनों ही बोल सकते हैं। उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। ये 3 रेंज याद रखना, बीच वाली याद रखोगे ऑडिबल वाली तो वो ऑटोमेटिक हो जाती है। बीच वाली ऑडिबल वाली क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जाता है, कंफ्यूज मत होना। 20 दोनों तरफ देखिए, एक तरफ हर्ट्ज होगा, एक तरफ किलो हर्ट्ज होगा, दो चीज होगी, इन बिटवीन वो होता है। ठीक है, 20,000 से कम, 20 से कम जो है वो इंफ्रासोनिक है, यानी अपश्रव्य, अवश्रव्य ध्वनि। और जो 20 किलो हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है वो अल्ट्रासोनिक, यानी पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, ये रेंज आपको सिंपली अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 करेंगे तो भी लर्न हो जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं इंफ्रासोनिक और
जो अवश्रव्य ध्वनि है और पराश्रव्य ध्वनि है, यानी इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक, उसको कौन कौन सुन सकता है, कौन कौन नहीं। अब मैंने आपको कहा कि हमारी ह्यूमंस की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की है, तो हम ना तो इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं ना अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं, हमारी रेंज तो वही है। अब कौन कौन सुन सकता है हम बताइए। देखो मनुष्य तो सुन नहीं सकता, तो देखो राइनोसोरस सुन सकता है किसको, इंफ्रासोनिक साउंड को, हाथी और वेल, ये एलिफेंट एंड वेल जो है वो सुन सकते हैं। 3 नाम है आपके पास, राइनोसोरस, एलिफेंट एंड वेल, ये इंफ्रासोनिक जो साउंड है उसको सुन सकते हैं, अवश्रव्य को, ठीक है। अब देखो ये जो इंफ्रासोनिक है अवश्रव्य बहुत कम फ्रिक्वेंसी की है, बट जो भूकंप आता है ना धीरे धीरे, जब कम फ्रिक्वेंसी का आता है हमको पता नहीं चलता, बट जानवर इधर उधर भागने लग जाते हैं क्योंकि वो उस रेंज को सुन सकते हैं, इसलिए उनको पहले ही भूकंप का पता चल जाता है। क्योंकि वो जो भूकंप की ध्वनि वो कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग में आती है वो होती है अवश्रव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक, तो वो भी कुछ जानवर सुन सकते हैं, इसलिए वो भूकंप से पहले ही परेशान हो जाते हैं। फिर सेकंड है पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक ध्वनि, ये भी हम नहीं सुन सकते, मैंने आपको बताया हमारी ऑडिबल रेंज तो अलग ही है। अब ये इसको कौन कौन सुन सकता है, इसको चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ते, यानी जो बैट्स हैं, डॉल्फिन से और डॉग्स हैं वो सुन सकते हैं। ये जो मॉथ्स होते हैं, शलभ जिसको कहते हैं, मॉथ्स क्या करते हैं, इनको भी पराश्रव्य धुन, ये जो चमगादड़ की पराश्रव्य ध्वनि को सुनकर बच जाते हैं, इनको भी सुनने की कैपेसिटी सेम एज रेट भी होती है। तो आप सिर्फ नाम याद रखिए, चमगादड़ है, डॉल्फिन है, कुत्ता है, ये शलभ यानी मॉथ्स है या रेट से, ये सब इसको सुन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी रेंज एक्चुअली क्या है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की, बट जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनकी जो रेंज होती है सुनने की वो 25 किलो हर्ट्ज तक की होती है, यानी 20,000 से भी ऊपर की रेंज सुन सकते हैं, 25,000 तक की सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी उच्च आवृत्ति की यानी हाई फ्रिक्वेंसी की जो साउंड होती है उसकी सुनने की कैपेसिटी होती है। किस किस की होती है, डॉग्स की भी होती है और बच्चे की भी होती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी वैसे वैसे हमको जो हाई फ्रिक्वेंसी की ध्वनि और सुनने की क्षमता कम हो जाती है, इसमें कुछ नहीं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। अब जो हमने अल्ट्रासोनिक पढ़ा है, कौन सी, 20 किलो हर्ट्ज की, यानी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो फ्रिक्वेंसी की साउंड है वो, उसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की है तो उसका यूज़ बहुत सी जगह होता है। कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में। कैसे इंडस्ट्रियल में, कि जैसे छोटे छोटे नैरो, ये देखो कर्ड पाइप है, नैरो ट्यूब्स है, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, मुड़ी हुई नलियाँ होती है, पतली नलियाँ होती है जिसमें कचरा फंस जाता है, उसमें क्या करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी की वो जो ये अल्ट्रासोनिक साउंड डालते हैं और वो कचरा फट से बाहर आ जाता है, इससे इसकी डर्ट क्लीन हो जाती है। सेम एज देखिए उच्च आवृत्ति के कारण धूल और चिकनाई और गंदगी जो होती है वो अलग हो जाती है। अब धातु में दरारों का पता करना, इसमें क्या होता है कि धातु यानी मेटल्स जो होती है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कहीं पर भी कोई शीट है उसके ब्लॉक में अगर पराश्रव्य ध्वनि भेजा जाए, यानी ये अल्ट्रासोनिक साउंड भेजते हैं, तो जो जहाँ जहाँ दरारें होगी वहां से वो जल्दी रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो हमको नॉर्मली नहीं होगी, वहाँ टाइम लगता है रिफ्लेक्ट होने में, पर जहाँ जहाँ दरारें होगी वहां से जल्दी रिफ्लेक्ट होकर आएगी, तो हमको पता चलता है कि वहाँ पे दरारें हैं। इसीलिए इसका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, ब्रिज में हो रहा है, बिल्डिंग्स में हो रहा है, मशीन्स में होता है, ठीक है। अब मेडिकल यूज क्या क्या है, मेडिकल में तो बहुत बड़ा यूज है, आपको पता ही सबको कि हम जो करवाते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह उसमें यूज होता है इसका। शरीर के आंतरिक अंगों की छवि प्राप्त करने हेतु होता है, ठीक है। पथरी, ट्यूमर आदि का पता लगाने के लिए होता है। फीटस की जो गर्भावस्था में भ्रूण की जांच के लिए भी इसका, जैसे भ्रूण में कोई प्रॉब्लम है उसका सारा डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो भी अल्ट्रासोनिक साउंड से आराम से पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो पथरी तोड़ने के लिए फिफ्थ क्या है, ये सिंपल एक एक लाइन के, मेन तो सोनार आएगा इसमें अभी, ये आपको एक एक लाइन में याद रखना है कि जैसे औद्योगिक में कैसे यूज होता है, दरारों का पता लगने के लिए यूज होता है, चिकित्सा में यूज होता है, पथरी तोड़ने के लिए यूज होता है कि उसमें हाई फ्रिक्वेंसी की रेज भेजी जाती है तो उसमें वो पथरी को तोड़ देता है और ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है ये, ठीक है। अब मेन आता है सोनार, इसका यूज जो अल्ट्रासोनिक साउंड का जो मेन यूज है वो है सोनार। सोनार क्या होता है, एक डिवाइस होती है एक तरह की, याद रखना। सोनार की फुल फॉर्म बहुत 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 बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या सोनार की। देखो SO को कहते हैं साउंड, ठीक है, ये है साउंड। फिर N के लिए है नेविगेशन, A के लिए है एंड, R के लिए रेंज। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। आप ये कंफ्यूज मत होना कि साउंड में S है और O के लिए कुछ और वर्ड आएगा, नहीं, साउंड के लिए SO लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो SO क्या बता रहा है, साउंड को, N नेविगेशन को, A एंड, R रेंज। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसकी फुल फॉर्म है, बहुत बाहर आई हुई है। हिंदी में इसको कहते हैं कि ध्वनि द्वारा दिशा निर्देशन और दूरी मापन करना। तो सोनार एक तरह की डिवाइस होती है
उसमें क्या होता है कि एक प्रेक्षक होता है, जैसे ये सोनार एक डिवाइस लगी हुई है, ये क्या करता है, यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव को भेजता है, ठीक है, समुद्र तल में, जैसे मोस्टली सबमरीन वगैरह में यूज होता है कि ये सबमरीन इस तरह चल रही है, वो नीचे से यहाँ से ये डिवाइस भेजता है, यहाँ पे लगा होता है, आगे लगा हो सकता है, तो सोनार डिवाइस लगी होती है, जैसे सबमरीन जा रही है, डिवाइस लगी हुई है, ये आगे भेजी जाती है, आगे भेजी जाएगी, तो अगर कोई अवरोधक होगा, कोई ऐसी हार्ड चीज होगी, तो वहां से टकरा कर वापस आएगी, तो इनको पता चल जाता है कि आगे कोई अवरोधक है, और वो कितनी दूरी का है ये पता करते हैं। रीजन है कि इसको वापस आने में जो समय लगता है, और उसकी स्पीड तो उनको पता ही होती है अल्ट्रासोनिक साउंड की, और जितना टाइम लगता है उसको पुट करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस मैंने बताया था आपको कि जो टाइम है और स्पीड को हम ये मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो स्पीड हमने किस स्पीड की भेजी है वो हमको पता होता है, डिस्टेंस टाइम किस टाइम से वापस आई वो हमको पता होता है, उससे हम डिस्टेंस निकालते हैं, कितने दूर जाके वो अवरोध होकर उसमें हमको पता चल जाता पहले। तो सोनार का यूज यहाँ पे होता है। सोनार का यूज देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, समुद्र की गहराई में, पानी के भीतर वस्तु की स्थिति और दूरी पता करने के लिए होता है कि किस दर है और कितनी दूरी पे है। ये जो यूज है इसका कार्य सिद्धांत है परावर्तन के सिद्धांत पे, क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, सोनार का कार्य है। अब इसमें ये बताया हुआ है कि कैसे कैसे भेजता है। जैसे प्रेषक है, मैंने आपको बताया था, ट्रांसमीटर है वो जो भेजेगा, समुद्र तल से समुद्र वस्तु जो होगी टकराकर वहां से वापस आएगी। ये देखो, हम पहले ट्रांसमीटर से यानी प्रेषक से भेजा, फिर तरंगे समुद्र तल या वस्तु से टकराकर वापस आती है, फिर तरंगे परावर्तित होकर प्रतिध्वनि के रूप में आती, इको के रूप में आती, कोई टाइम ड्यूरेशन से आती है। फिर हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। ये मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस वगैरह पर हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस बराबर हमने किया था स्पीड इनटू क्या किया था, टाइम किया था, ठीक है, यही किया था। अब ये डिस्टेंस क्या थी, इसको हमने यहाँ 2D लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि जो डिस्टेंस हम निकालते हैं वो जाकर वापस आने की निकालते हैं, और ये जो स्पीड थी इसको यहाँ पर v लिखा हुआ और t का t लिखा, इसी से ये फॉर्मूला बना है। अब इसको 2D लिखा है, तो अगर ओनली d निकाले हम सिंगल, तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, v से 2 से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों, अगर दोनों में से कुछ भी आ जाए, ये आ जाए फॉर्मूला कहीं पर, ये आ जाए या ये आ जाए, आपको तीनों ही पता होने चाहिए कि डिस्टेंस हो तो मेनली इसी से निकल जाता है। अगर आपको पता रहे, अगर रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले की, इसी से निकल जाता है। बस ये याद रखना कि जो डिस्टेंस निकलती है उससे निकालते हैं, जाकर आने की निकालते हैं। हमको अगर पर्टिकुलर दूरी चाहिए होती किसी अवरोधक की, तो वो हमको सिंगल लेनी पड़ेगी, उसको आधा करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो प्राकृतिक सोनार क्या चीज है कि चमगादड़ के पास भी एक तरह का डिवाइस होता है उसके अंदर, के प्राकृतिक सोनार होता है। चमगादड़ भी सेम टू सेम यही करता है कि वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को निकालने की कैपेसिटी रखता है, वापस उसके पास आते तो उसको पता चलता है। इसी कारण वो अंधेरे में चलता है वैसे ही, उसको दिखाई नहीं देता, वो अल्ट्रासोनिक साउंड के थ्रू चलता है। उसको पता भी चलता है कि भोजन कहाँ पे टकरा कर आ रहा है, कीट वगैरह ढूंढने में भी इसकी हेल्प होती है। तो ये 2 नाम याद रखना, चमगादड़ और पोर्पोइज मछलियां यूज करते हैं इसका, अपने शिकार को और अवरोधों की पहचान करने में यूज किया जाता है। अब हम सिंपल लास्ट हमारा टॉपिक है वो आ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। मैं इसको एक ही स्लाइड में कंप्लीट कर दूंगी क्योंकि ज्यादा टफ इतना बड़ा है नहीं, उसको समझने के दे रहे। तो देखो ह्यूमन ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और ओके सॉरी ये इनर ईयर है, यहाँ पर ये रॉन्ग है, यहाँ आउटर ईयर नहीं, ये इनर है। इसको आप करेक्शन कर लेना, मैंने नोट्स डाल भी दिए हैं टेलीग्राम चैनल पे। हाँ तो ये भी बता देती हूँ मैं साथ में कि अगर आपको नोट चाहिए है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ रहता है, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको जो मैं करवा रही हूँ आपको क्लासेस, उसके सबको आपको लिंक मिल जाएंगे। और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर्स के लिए। ये मैंने बना के इसी में कंप्लीट कर दिया, तो मुझे लगा ज़्यादा स्लाइड्स नहीं होगी, ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। अब देखिए वर्किंग और उसका स्ट्रक्चर दोनों हम साथ साथ देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर में क्या क्या आता है, पिन्ना, ईयर कैनाल और ईयर ड्रम। हिंदी में भी बता देते हैं अपन कर्ण पल्लव, बताती जाती हूँ। कर्ण पल्लव मतलब जैसे ये, इसको पिन्नास बोलते हैं। इसके अंदर जाने की जो हम यहाँ पे हाथ डालते दिख रहा है आपको नली का, ये है ईयर कैनाल। और आगे जाके हम कहते हैं ना कान का पर्दा है, ज़्यादा डीप में कचरा डालने का कुछ मत डालो, फट जाएगा। ये तीनों जो है वो क्या बनाते हैं, आउटर ईयर। तो अब देखिए पन्ना है, वो क्या करता है, ध्वनि को एकत्रित करता है। वो श्रवण कैनाल यानी ईयर कैनाल से होकर कहाँ पहुंचती है, ईयर ड्रम पे पहुंचती है। ईयर ड्रम में क्या होता है कि जब ईयर ड्रम के बाहर जब प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि साउंड वेव आ रही है कुछ, यानी वो प्रेशर ज्यादा हो जा रहा है, वहां पे प्रेशर पड़ता है, तो वो उसके ईयर ड्रम पे प्रेशर डालता है, वो उसको आगे की तरफ पुश करता है। उससे क्या होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। तो जो वाइब्रेशन होता है क्या होता है, कर्ण पट्टा पे होता है। और ये वाइब्रेशन जाता कहाँ पे, बाद में हैमर, एनविल और स्टीरअप पे, जिसको हिंदी में कहते हैं मुग्दरक, निहाई और वलयक। ये तीनों मिलके बनाते हैं मिडिल ईयर।
इन तीनों में भी ये कंपन जाता है। इससे होते हुए ये कंपन आगे कहाँ जाता है, ये सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है आपको कि ये कौन कौन सी बोन्स है। इसके बाद तीनों बोन्स एक तरह की इसमें आती है, ये कंपन इस पे भी जाता है और ये आगे जाके कहा कि कोकलिया पे जाता है, कोकिलिया नहीं, ओके, कोकलिया पे जाता है। अब इसको कर्णावृत बोलते हैं हम लोग। ये है आपका इनर ईयर, एक्चुअली सबसे अंदर का पार्ट जो मेन काम करता है। ये क्या करता है, जो प्रेशर चेंज है, जो प्रेशर चेंज हुआ, जैसे कंपन हुआ ना, उस जो प्रेशर चेंज को ये कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करके ये जो श्रवण तंत्रिकाएं हैं, नर्वस सिस्टम, आप समझ रहे, तंत्रिकाएं क्या काम करता है, तंत्रिकाएं सारे संवेदनाएं, सारा सेंस जो हम महसूस कर रहे हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। तो जो कान में है, जो सुनाई देने की तंत्रिकाएं जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगी, ब्रेन से, कान से ब्रेन में लेके जाएगी। यहाँ पे जो तंत्रिकाएं काम करी उनको श्रवण तंत्रिकाएं कहते हैं। अलग, जैसे पाचन तंत्रिकाएं अलग होती है, सबकी अलग अलग सिस्टम की अलग अलग तंत्रिकाएं होती है। तो ये श्रवण तंत्रिकाएं ब्रेन में लेके जाएगी और ब्रेन क्या करता है, ब्रेन इस जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सन्स है, जो सिग्नल्स है, उसको साउंड में चेंज करता है। बस यही होता है स्ट्रक्चर ह्यूमन ईयर का। सिंपल है, वो ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आउटर ईयर में, आउटर ईयर में 3 पार्ट्स है, उसके बाद 3 पार्ट्स मिडल ईयर में है, एंड देन इनर ईयर में एक मेन कोकलिया। और जो मेन काम मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन बनेगा तो इस पे ही बनेगा कि कौन चेंज कर रहा है, ये कर्णावृत चेंज करता है, जो प्रेशर चेंज को उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है, वो इनर ईयर में होता है। ये भी याद रखना, ये होता है किसमें, इनर ईयर में। उसके बाद ये ब्रेन में जाता है, ब्रेन इन वापस विद्युत संकेतों को किसमें चेंज कर देता है, ध्वनि में चेंज करता है। ठीक है, के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी क्लास में। आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा, और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला टॉपिक जो भी होता है मैं जल्दी आपको बताऊँ।